नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हमारे सामने इकोनॉमिक सर्वे के कुछ बहुत ही दिलचस्प आंकड़े हैं और हम कोशिश करेंगे कि इनमें छुपी कहानी को बाहर निकालें कि आखिर भारतीय अर्थव्यवस्था की गाड़ी किस पटरी पर और किस रफ्तार से दौड़ रही है। बिल्कुल। हमारे पास 4 जरूरी हिस्सों पर नोट्स हैं। पहला है एक्सटर्नल सेक्टर, यानी दुनिया के साथ हमारा व्यापार और निवेश। दूसरा है इन्फ्लेशन यानी महंगाई। तीसरा एग्रीकल्चर और चौथा है सर्विसेज सेक्टर, जो आज हमारी इकोनॉमी का सबसे बड़ा इंजन है। हाँ, और चारों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो हमारा मकसद इन मुश्किल लगने वाले ग्राफ्स और नंबर्स को आसान बनाना है, ताकि ये समझा जा सके कि भारतीय अर्थव्यवस्था की जड़ें कितनी मजबूत है और भविष्य में कौन सी नई शाखाएं निकल सकती हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दुनिया के हाल से। सर्वे का पहला ग्राफ ही थोड़ी चिंता दिखाता है। ऐसा लग रहा है कि देश एक दूसरे पर व्यापारिक पाबंदियां, जिन्हें हम रिस्ट्रिक्टिव मेजर्स कहते हैं, वो ज्यादा लगा रहे हैं। हाँ, ये एक ट्रेंड है पिछले कुछ समय से। तो इस माहौल में भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्था के लिए क्या मायने हैं? ये एक बहुत ज़रूरी सवाल है। जब दुनिया भर में ट्रेड को लेकर खींचतान चलती है, तो हर देश को थोड़ा सावधान होना पड़ता है। लेकिन यहीं पर भारत की कहानी दिलचस्प हो जाती है। कैसे? अगर हम आंकड़े देखें, तो जहां ग्लोबल ट्रेड ग्रोथ यानी वैश्विक व्यापार की वृद्धि थोड़ी सुस्त है, भारत ने अपनी जगह बनाए रखी है। अप्रैल-दिसंबर 2024 में हमारा मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स यानी सामान का जो निर्यात है, वो करीब $322 बिलियन का था। $322 बिलियन, ये आंकड़ा तो काफी बड़ा है, लेकिन सर्वे में एक और बात पर जोर दिया गया है, जो है नॉन पेट्रोलियम, नॉन जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट्स। हाँ, मतलब पेट्रोलियम और हीरे जवाहरात को छोड़कर बाकी चीजों का निर्यात ये 9.5% की रफ्तार से बढ़ रहा है, जो कुल निर्यात की रफ्तार से कहीं ज्यादा है। ये सुनने में तो अच्छा लगता है, पर क्या ये वाकई एक बड़ा बदलाव है? नहीं, ये एक बहुत बड़ा और पॉजिटिव बदलाव है। इसे ऐसे समझिए, पेट्रोलियम की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत ऊपर नीचे होती हैं, और हीरे जवाहरात का बिजनेस भी कुछ खास देशों पर निर्भर करता है। जब आपका एक्सपोर्ट इन दो चीजों को छोड़कर भी तेजी से बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपकी एक्सपोर्ट बास्केट, मतलब निर्यात की टोकरी। हाँ, निर्यात की टोकरी अब डाइवर्सिफाई हो रही है। उसमें ज्यादा तरह के प्रोडक्ट्स हैं। आप इंजीनियरिंग गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा जैसी चीजें बेच रहे हैं। ये अर्थव्यवस्था को ज्यादा स्थिरता देता है। मतलब हम अब कुछ ही चीजों पर दाव नहीं लगा रहे, हम कई घोड़ों पर सवार हैं। बिल्कुल सही कहा। और इस कहानी में एक और हीरो है ना, हमारा सर्विसेज सेक्टर। बिल्कुल, सर्विसेज ट्रेड यानी सेवाओं का व्यापार तो हमारी असली सुपर पावर बनकर उभरा है। पिछले 5 सालों में हमारा सर्विसेज एक्सपोर्ट्स, सेवाओं का निर्यात, हाँ, वो औसतन 9.4% की सालाना रफ्तार से बढ़ा है। ये माल के निर्यात, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स की 8.3% की रफ्तार से भी तेज है। तो ये सर्विसेज ट्रेड हमारे माल के व्यापार के घाटे को कैसे संभालता है? सर्वे में एक ग्राफ है जो मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट की बात करता है। हाँ, देखिए, भारत जितनी कीमत का सामान दुनिया से खरीदता है यानी इंपोर्ट करता है, उससे कम कीमत का सामान बेचता है। सही, तो यहाँ एक घाटा होता है जिसे मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट कहते हैं। लेकिन सेवाओं के मामले में कहानी उल्टी है। हम जितनी सेवाएं बेचते हैं, वो खरीदने से कहीं ज्यादा हैं। अप्रैल-दिसंबर 2025 तक हमारा सर्विसेज ट्रेड सरप्लस यानी सेवाओं से हुई अतिरिक्त कमाई $152 बिलियन से ज्यादा थी। अच्छा। ये कमाई उस सामान वाले घाटे की भरपाई में मदद करती है। और इसमें रेमिटेंसेस का भी बड़ा हाथ है ना? यानी वो पैसा जो विदेश में काम करने वाले भारतीय अपने घर भेजते हैं। बिल्कुल, रेमिटेंसेस और हमारा सर्विसेज सरप्लस मिलकर हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट, जिसे कैड कहते हैं, उसे बहुत आरामदायक स्तर पर ले आते हैं। कैड का मतलब है देश के अंदर आने वाले और देश से बाहर जाने वाले कुल पैसे का अंतर। सही, और FY26 की पहली छमाही में ये जीडीपी का सिर्फ 0.8% था। ये एक बहुत ही सेहतमंद आंकड़ा है। और इसी स्थिरता को मजबूत करने के लिए भारत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स यानी FTAs पर भी जोर दे रहा है ना? हाँ, बिल्कुल। पिछले 5 सालों में UAE, ऑस्ट्रेलिया और मॉरिशस जैसे देशों के साथ समझौते हुए हैं। अब विदेशी निवेश की बात करें तो एक आंकड़ा सबका ध्यान खींचता है। 2020 से 2024 के बीच भारत ग्रीनफील्ड डिजिटल इन्वेस्टमेंट में दुनिया का लीडर रहा है, करीब $114 बिलियन के निवेश के साथ। ये क्या है और ये इतना जरूरी क्यों है? देखिए, ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब है जब कोई विदेशी कंपनी भारत में बिल्कुल शुरुआत से, मतलब जीरो से, कोई नया प्रोजेक्ट या फैक्ट्री लगाती है। अच्छा।
और जब हम कहते हैं डिजिटल इन्वेस्टमेंट, तो इसका मतलब है कि ये निवेश डेटा सेंटर, एआई, फिनटेक जैसी भविष्य की टेक्नोलॉजी में आ रहा है। ये सिर्फ पैसा नहीं है, ये अपने साथ नई तकनीक और नए रोजगार भी लाता है। और इन सब के ऊपर हमारे पास एक बहुत बड़ा सेफ्टी नेट भी है। सर्वे बताता है कि जनवरी 2026 तक हमारे पास $700 बिलियन से ज्यादा का विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेक्स रिजर्व्स था। हाँ, $701.4 बिलियन। पर इस बड़े नंबर का असली मतलब समझिए। वो क्या है? इसका मतलब है कि हमारे पास 11.1 महीने का इंपोर्ट कवर है। इंपोर्ट कवर? इसे ऐसे सोचिए, अगर भारत कल से दुनिया में कुछ भी बेचना बंद कर दे, एक भी डॉलर ना कमाए, तो भी हम अगले 11 महीनों तक अपना सारा इंपोर्ट का बिल आराम से चुका सकते हैं। वाह, ये तो एक बहुत बड़ा आर्थिक सुरक्षा कवच है। बिल्कुल, जो हमें किसी भी वैश्विक तूफान से बचाता है। तो बाहरी मोर्चे पर तस्वीर ये है कि जहां एक तरफ दुनिया भर में व्यापार को लेकर थोड़ी खींचतान चल रही है, भारत अपने सर्विसेज एक्सपोर्ट और मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार के दम पर टिका हुआ है। सही। और इस मजबूती का सीधा असर पड़ता है हर आम आदमी की जेब पर, यानी महंगाई पर। चलिए देखते हैं कि वहां क्या कहानी है। और कहानी वाकई चौंकाने वाली है। आंकड़े बताते हैं कि अप्रैल-दिसंबर 2025 में भारत की औसत हेडलाइन इन्फ्लेशन यानी मुख्य मुद्रास्फीति दर सिर्फ 1.7% थी। 1 मिनट, सिर्फ 1.7%? हाँ, 1.7%। ये सीपीआई सीरीज शुरू होने के बाद से सबसे कम दरों में से एक है। ये तो बहुत कम है। और सर्वे कहता है कि इसका मुख्य कारण फूड इन्फ्लेशन यानी खाद्य महंगाई का -2.71% होना है। माइनस का मतलब, क्या कीमतें सच में कम हो गई? ये तो आम आदमी के लिए अच्छी खबर है, पर क्या ये किसानों के लिए भी अच्छी है? आपका सवाल बिल्कुल सही है। -2.71% का मतलब है कि पिछले साल की तुलना में खाने पीने की चीजों की औसत कीमतें गिरी हैं, खासकर सब्जियों और दालों की। दिसंबर 2025 में सब्जियों की कीमतें 18.5% और दालों की 15.1% तक गिरी। ये उपभोक्ताओं के लिए राहत की बात है। लेकिन किसानों का क्या? अगर ये गिरावट लंबे समय तक चले तो किसानों की आय पर असर पड़ सकता है। इसीलिए सरकार एमएसपी जैसे उपायों से संतुलन बनाने की कोशिश करती है। यहाँ एक और शब्द है, कोर इन्फ्लेशन, जो 4.62% पर थी। ये हेडलाइन इन्फ्लेशन से इतनी ज्यादा क्यों है? कोर इन्फ्लेशन में हम खाने पीने की चीजों और ईंधन को शामिल नहीं करते, क्योंकि इनकी कीमतें बहुत जल्दी जल्दी बदलती हैं। अच्छा। ये अर्थव्यवस्था में महंगाई की अंडरलाइंग ट्रेंड, मतलब अंदरूनी प्रवृत्ति को दिखाता है। इस बार ये थोड़ी ज्यादा इसलिए थी क्योंकि सोने और चांदी जैसी चीजों की कीमतें बढ़ी थीं। ओके। अगर हम सोने चांदी को भी हटा दें तो कोर इन्फ्लेशन सिर्फ 2.27% रह जाती है। सर्वे में बेस इफेक्ट का भी जिक्र है। ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, इसे आसान शब्दों में कैसे समझें? जरूर। बेस इफेक्ट का मतलब है कि हम आज की कीमतों की तुलना किससे कर रहे हैं। मान लीजिए पिछले साल जनवरी में प्याज 100 रुपए किलो था, ये हुआ हाई बेस। ठीक है। इस साल जनवरी में अगर वो 80 रुपए किलो है तो हम कहेंगे 20% की गिरावट आई। लेकिन अगर पिछले साल प्याज सिर्फ 20 रुपए किलो था, लो बेस, और इस साल 30 रुपए हो गया, तो कहेंगे 50% की बढ़ोतरी हो गई। एग्जैक्टली। तो 2025 की दूसरी छमाही में बेस इफेक्ट हमारे पक्ष में था, क्योंकि 2024 में कीमतें ज्यादा थीं। इसलिए इस साल महंगाई दर कम दिखी। समझ गई। एक और टेक्निकल लेकिन दिलचस्प कॉन्सेप्ट है, टर्म्स ऑफ ट्रेड या टीओटी। सर्वे कहता है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का टीओटी कृषि और सेवा क्षेत्रों की तुलना में लगातार कम हुआ है। इसका क्या मतलब हुआ? इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप एक फोन बनाती हैं, ये हुआ मैन्युफैक्चरिंग, और मैं सब्जियां उगाता हूं। अगर पिछले साल आप एक फोन बेचकर 100 किलो सब्जी खरीद सकती थीं, पर इस साल उसी फोन को बेचकर सिर्फ 80 किलो ही खरीद पा रही हैं, तो आपका टर्म्स ऑफ ट्रेड मेरे मुकाबले बिगड़ गया है। अच्छा। सर्वे यही कह रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को अपने सामान के बदले कृषि और सेवा क्षेत्र से सामान या सेवाएं खरीदने के लिए अब थोड़ा ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है। तो कुल मिला के ये जो महंगाई पर लगाम लगी है, इसके पीछे क्या बड़े कारण रहे? इसके पीछे कई कारण हैं। एक, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेटल जैसी चीजों की कीमतों में नरमी आई। दूसरा, जैसा आपने कहा, देश में फसल अच्छी हुई। तीसरा, सरकार के पास अनाज का अच्छा स्टॉक था। और चौथा, सरकार ने समय पर हस्तक्षेप किया, जैसे दालों का बफर स्टॉक बनाकर उनकी कीमतों को स्थिर रखने में मदद की। आपने अनुकूल कृषि स्थितियों का जिक्र किया। चलिए जरा और गहराई से समझते हैं। अर्थव्यवस्था की इस रीढ़ की हड्डी में
आखिर हो क्या रहा है? यहाँ जो सबसे बड़ा ट्रेंड दिख रहा है वो है डाइवर्सिफिकेशन, यानी विविधीकरण। मतलब अब खेती सिर्फ गेहूं चावल नहीं है। बिल्कुल। आंकड़े बताते हैं कि पिछले 4-5 सालों में क्रॉप सेक्टर यानी फसल उगाने का क्षेत्र 4% की औसत दर से बढ़ा है। लेकिन लाइफ स्टॉक यानी पशुपालन 6.1% की दर से और फिशिंग एंड एक्वाकल्चर यानी मछली पालन 7.2% की शानदार दर से बढ़ा है। इसका मतलब है कि किसान अब अपनी आय के लिए सिर्फ फसल पर निर्भर नहीं है, वे पशुपालन और मछली पालन जैसे दूसरे क्षेत्रों में भी जा रहे हैं। ये तो एक तरह से रिस्क कम करने जैसा हुआ। बिल्कुल, ये एक बहुत ही स्मार्ट रणनीति है। अगर मौसम की वजह से एक फसल खराब भी हो जाए तो दूध या मछली से होने वाली आय परिवार को संभाल लेती है। लेकिन इस बदलाव के साथ कुछ नई नीतिगत चुनौतियां भी आती होंगी, जैसे सर्वे में एथेनॉल प्राइसिंग का जिक्र है। हाँ, एथेनॉल जो गन्ने या मक्के से बनता है और पेट्रोल में मिलाया जाता है। इसमें क्या चुनौती है? चुनौती है संतुलन की। जी, एथेनॉल का उत्पादन बढ़ाने से हमारी ऊर्जा सुरक्षा बढ़ती है, हमें कम कच्चा तेल इंपोर्ट करना पड़ता है। बिल्कुल। लेकिन अगर हम बहुत ज्यादा गन्ना और मक्का एथेनॉल बनाने में इस्तेमाल करने लगें तो खाने के लिए अनाज की उपलब्धता पर असर पड़ सकता है। बिल्कुल। सरकार को इसी संतुलन को साधना है। यही बात उर्वरक यानी फर्टिलाइजर यूज पर भी लागू होती है। हमें ये सुनिश्चित करना है कि किसान वही खाद इस्तेमाल करें जिसकी उनकी मिट्टी को जरूरत है, न कि वो जो सब्सिडी पर मिल रही है। तो इस बदलते हुए कृषि सेक्टर को सरकार किस तरह का समर्थन दे रही है? सर्वे इसे 3 हिस्सों में बांटता है। हाँ, इसे 3 लेयर का सपोर्ट सिस्टम कह सकते हैं। सबसे ऊपरी लेयर है पॉलिसी एंड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, यानी नीतिगत और संस्थागत समर्थन। जैसे पीएम फसल बीमा योजना जैसी स्कीमें हैं जो किसानों को एक बड़ा सुरक्षा ढांचा देती हैं। और दूसरी लेयर है इनपुट सपोर्ट, यानी खेती में काम आने वाली चीजों में मदद। इसमें अच्छी क्वालिटी के बीज, पीएम कृषि सिंचाई योजना से पानी, सॉइल हेल्थ कार्ड और किसान क्रेडिट कार्ड से सस्ता लोन, ये सब शामिल हैं। ये तो सीधे खेती के लिए टूल्स देने जैसा है। सही कहा। और तीसरी और सबसे सीधी मदद वो है इनकम सपोर्ट, यानी आय समर्थन। इसमें पीएम किसान सम्मान निधि पीएम है, जिससे किसानों के खाते में सीधा पैसा जाता है। साथ ही मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी है। ये तीनों लेयर मिलकर किसानों को एक मजबूत सुरक्षा जाल देती हैं। तो खेती का आधार मजबूत और विविध हो रहा है। बाहरी दुनिया से हमारे रिश्ते स्थिर हैं। अब बात करते हैं उस सेक्टर की जो इस पूरी गाड़ी को सबसे तेज रफ्तार से खींच रहा है, हमारा सर्विसेज सेक्टर। और ये वाकई एक शानदार कहानी है। 2024 में भारत की सर्विस जीवीए यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड की वृद्धि 7.2% थी। 7.2%। ये आंकड़ा तब और भी प्रभावशाली हो जाता है जब हम इसकी तुलना दुनिया से करते हैं। ये अमेरिका, यूरोपीय संघ और विश्व के औसत से कहीं बेहतर है। और ये आज हमारी जीडीपी का 53% से ज्यादा हिस्सा है और शहरों में रोजगार का सबसे बड़ा जरिया भी। लेकिन क्या इसमें भी कुछ नया हो रहा है या ये वही पुरानी आईटी वाली कहानी है? यहीं पर सबसे रोमांचक मोड़ आता है। सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स तो 13.5% की अच्छी रफ्तार से बढ़ी रहे हैं, जो हमारी पुरानी ताकत है। लेकिन सर्वे में एक आंकड़ा है जो सबको चौंका देता है। प्रोफेशनल एंड मैनेजमेंट कंसल्टिंग सर्विसेज का एक्सपोर्ट। वो कितने से बढ़ा है? 25.9% की रफ्तार से। करीब 26%। ये तो असाधारण है। इसका असल में क्या मतलब है? हम दुनिया को क्या बेच रहे हैं? इसका मतलब है कि भारत अब दुनिया के लिए सिर्फ ग्लोबल बैक ऑफिस नहीं रहा जो दूसरों का काम करता है। तो अब हम क्या बन रहे हैं? अब हम ग्लोबल ब्रेन बन रहे हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां अब भारत को सिर्फ अपना आईटी सपोर्ट आउटसोर्स करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी मुश्किल बिजनेस समस्याओं पर रणनीतिक सलाह यानी स्ट्रैटेजिक एडवाइस लेने के लिए आ रही हैं। मतलब हम सिर्फ कोड नहीं लिख रहे, हम अब बिजनेस स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। बिल्कुल। ये वैल्यू चेन में एक बहुत बड़ी छलांग है। ये वाकई एक बड़ा लीप है। और क्या कोई और नए क्षेत्र उभर रहे हैं? सर्वे में स्पेस सेक्टर का भी जिक्र है। हाँ, हमारा स्पेस सेक्टर अब सिर्फ एक वैज्ञानिक मिशन नहीं बल्कि एक बड़ा बिजनेस बन चुका है। 2015 से 2024 के बीच हमने 393 विदेशी सैटेलाइट्स को व्यावसायिक तौर पर लॉन्च किया, जिससे करीब $433 मिलियन की कमाई हुई। हाँ, इसके अलावा पर्यटन, मीडिया, रियल एस्टेट सब में एक मजबूत रिकवरी दिख रही है। और स्टार्टअप इकोसिस्टम, उसे तो हम भूल ही नहीं सकते। बिल्कुल नहीं। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। लेकिन यहाँ जो सबसे ध्यान खींचने वाली बात है वो है जेनएआई यानी जेनरेटिव एआई स्टार्टअप्स की संख्या। वो कितनी हो गई है? एक साल के अंदर ये 66 से बढ़कर 890 हो गई हैं। 10 गुना से भी ज्यादा। हाँ,
ये दिखाता है कि भारत भविष्य की सबसे जरूरी टेक्नोलॉजी में न सिर्फ हिस्सा ले रहा है बल्कि उसे लीड करने की क्षमता रखता है। तो इस सब का क्या मतलब है? अगर हम इन चारों हिस्सों को जोड़कर देखें तो क्या तस्वीर बनती है? तस्वीर एक ऐसी अर्थव्यवस्था की बनती है जो बाहरी झटकों को सहने के लिए पहले से कहीं ज्यादा तैयार है। हमारा बाहरी क्षेत्र मजबूत बफर्स के साथ लचीला है। महंगाई नियंत्रण में है, जो स्थिरता देती है। कृषि का आधार अब सिर्फ फसलों तक सीमित नहीं बल्कि उसमें विविधता आ रही है जो उसे ज्यादा मजबूत बनाता है। और इन सब के ऊपर हमारा सेवा क्षेत्र सिर्फ विकास नहीं कर रहा, बल्कि वो हाई वैल्यू नॉलेज बेस्ड सर्विसेज की तरफ बढ़ रहा है जो भविष्य के लिए सबसे जरूरी है। ये एक ऐसी अर्थव्यवस्था की तस्वीर पेश करता है जो अपनी आंतरिक शक्तियों के आधार पर वैश्विक चुनौतियों का सामना कर रही है। बिल्कुल। और आज की चर्चा एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाती है। क्या? हमने देखा कि कैसे हमारा सेवा क्षेत्र, खासकर हाई वैल्यू डिजिटल और प्रोफेशनल सर्विसेज, विकास को गति दे रहा है। सर्वे में यह भी बताया गया है कि भारत ग्रीनफील्ड डिजिटल इन्वेस्टमेंट खींचने में दुनिया में सबसे आगे है। ये भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। जैसे जैसे भारत मैन्युफैक्चरिंग में ग्लोबल वैल्यू चेन्स के साथ और अधिक जुड़ने का प्रयास कर रहा है, वो अपनी इस विशाल डिजिटल और सेवा क्षेत्र की ताकत का इस्तेमाल एक नए तरह का स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बनाने के लिए कैसे कर सकता है। एक ऐसा इकोसिस्टम जिसकी नकल दूसरे देश आसानी से ना कर सकें। सही। ये सिर्फ फैक्ट्री बनाने के बारे में नहीं है, बल्कि उस फैक्ट्री को डेटा, एआई और हमारी अपनी कंसल्टिंग पावर से स्मार्ट,